हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के मैकेनिक्स के 4th चैप्टर मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम के फर्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। और पहला एक आर्टिकल, जब अपने को 4 आर्टिकल पढ़ने होते हैं ना, 4 केसेस, 4 आर्टिकल्स या 4 जो भी आप बोल दो, है ना, वो पढ़ेंगे। उनमें से एक केस को आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो की लेंथ शायद लंबी हो जाए क्योंकि इंट्रोडक्शन भी देना है, फिर टर्मिनल वेलोसिटी क्या है वो भी समझाना है, फिर एक आर्टिकल को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मतलब शायद वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी हो जाए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो वीडियो है वो 1.5 की स्पीड में देखें, है ना, थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। तो शुरू करते हैं और हम बात करते हैं मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम के बारे में। मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। अब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया था। 11th में तो सारी जानकारी को मिल जाती है कि अगर कोई भी बॉडी किसी मीडियम में चल रही है तो जो मीडियम है वो भी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी कर रहा है, यानी जिस, मान लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल ही मैं समझाता हूँ, मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा कम समझ में है। मान लेते हैं अपने पास कोई एक बॉल है या कोई भी एक पार्टिकल है या कोई एक बॉडी है जो एक नीचे की तरफ मोशन कर रही है, ऐसे फ्री फॉल कर रही है। तो एयर में मान लेते हैं, किसमें है? एयर में है। और एयर में रहने की वजह से जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी करती है, मूवमेंट करती है या मूव करती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, नाम है फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं इसको। एक अपोजिंग फोर्स लगता है, एक अपोजिंग फोर्स लगता है। एक्चुअल मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी मीडियम में ट्रेवल करे, आप किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर दो, ठीक है, तो जो मीडियम है वो एक अपोजिंग फोर्स लगाते हैं जिसको हम लोग फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो उसकी दो खास बात होती है, उसकी दो खास बात होती है। पहली खास बात ये होती है कि ये फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी की पावर n, और n की वैल्यू जनरली जो n की वैल्यू है वो 1 और 2 होती है। अपने सिलेबस में भी 1 या 2 ही रहेगी। कभी आप देखोगे जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगा स्क्वायर के, कभी लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी इसी के ऊपर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। दूसरा, ये हमेशा अपोजिट रहेगा, ये हमेशा अपोजिट एक्ट करता है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। यानी क्या बोला था? द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, द फोर्स ऑफ resistance acts, the force of resistance acts always acts in the opposite direction of the motion of the body, ये दो चीज़ें होती हैं, है ना। थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी मुझे पता है क्योंकि ये मेरा पहली बार है पढ़ाने का ना। और मैं आपको एक मज़ेदार होता हूँ, एक फन फैक्ट, मैं इसी क्लास में हूँ, जिस क्लास के पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इसी क्लास में हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर में मैं भी हूँ। बस आ रहा था, ऐसे मन किया कि मैं पढ़ा सकता हूँ तो मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए पढ़ा दिया। तो ये एक क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक, आप कह सकते हो या समझ सकते हो कि ये मैं एक ट्रायल ले रहा था अपना। मुझे मज़ा आ रहा था, मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, तो फिर बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा इसी पे ट्राई करते हैं। आसान चैप्टर भी मेरे लिए, मुझे भी पढ़ाने में आसानी होगी और आप जो समझेगा वो भी आसानी होगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये समझ में आ गई बात? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर पार्टिकल नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, क्योंकि अब भैया आपने, मतलब तुमने, मतलब भैया क्या बोलोगे मुझे, कि तुमने जो है, मतलब मैंने इसे नीचे की तरफ ही क्यों कंसिडर किया, मैंने इसे नीचे की तरफ ही क्यों कंसिडर किया? रीज़न ये है कि अपने सिलेबस में मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, जो कि हमने 11th में पढ़ी थी। बस इस बार क्या है, रेजिस्टिंग मीडियम या रेजिस्टिंग फोर्स भी आ गया है। वहाँ पे हम लोग एयर के रेजिस्टेंस को क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे कि नहीं करते थे, सिर्फ और जी को क्या करते थे, कांस्टेंट लेते थे, एज्यूम करते थे। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है,
जहाँ पे आपको ये भी पता होगा जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, या यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि ये मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? चलो फिर ठीक है, आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं ना, जैसे कि आप देखते होगे कि किसी हल्की चीज़ को रोकने में हमें कम दम लगता है, मतलब कम फोर्स लगता है अगर उसको रोकना है तो, और अगर किसी भारी चीज़ को रोकना है तो फिर हमें ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। और हम लोग क्या हैं? अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपोज, यानी रेजिस्टेंस है। हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? अगर आप देखो, सोचो, हमारे सर ने इसका ऐसा एग्जांपल दिया था कि आप की तरफ एक पतला हुआ आदमी, पतला दुबला पतला आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है और एक मोटा तगड़ा आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, तो बताओ आप किस आदमी को रोक सकते हो आसानी से? पतले आदमी को। मोटे आदमी के सामने आप रोकोगे शायद दब ही जाओ। तो सर ने बोला था बगल ही हट जाना, और वही समझदारी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट को लेके हम लोग काफ़ी आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी की, टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले तो इसका एक दूसरा नाम होता है लिमिटिंग वेलोसिटी, लिमिटिंग वेलोसिटी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वी से। ठीक है, अब इसको समझाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको समझते कैसे हैं? तो मान लेते हैं कि अपने पास एक बॉल है और हमने इसे किसी हाइट से ड्रॉप कर दी है। ठीक है, किसी हाइट से ड्रॉप कर दी है। अब और किससे ड्रॉप की? एट रेस्ट, यानी t = 0 पे x = 0 रहेगा और इसकी वेलोसिटी भी 0 रहेगी। अब पार्टिकल के ऊपर नीचे, मतलब पार्टिकल के ऊपर, मतलब पार्टिकल पर, ऊपर नहीं मतलब पार्टिकल पर mg एक्ट कर रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आप एक बात बताओ, आपने पढ़ा है 11th में, हमने इसके ऊपर काफ़ी बात की है, मतलब हमने नहीं बात की है, आपके टीचर ने आपसे काफ़ी बात की होगी। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है और उस टाइम हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या करते थे? नेग्लेक्ट करते थे, तो एक्सेलरेशन क्या था? डाउनवर्ड्स था। कहाँ था? डाउनवर्ड्स था। लेकिन अब बताओ, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, अभी क्या है? कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे हाँ कि ना? अरे पक्का? गारंटीड? हाँ। अरे अभी तो पढ़ा है यार कि फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑलवेज एक्ट्स अप इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो यानी मोशन किधर जाएगा? नीचे, और तब फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस किधर लगेगा? ऊपर। समझ में आया? आ गया। अब ध्यान देना, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा। अब बताओ, जब पार्टिकल जैसे जैसे नीचे हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे v0 है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अब वो पावर n1 वो जो अभी छोड़ दो। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अच्छा, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, नीचे वाला फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। और नेट में पार्टिकल किधर जाएगा? डाउनवर्ड्स। नेट में पार्टिकल किधर जाएगा? नीचे की तरफ। अरे यार नीचे तो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना पार्टिकल ऊपर चला जाता है, नीचे तो रहता है हमेशा, तो पार्टिकल हमेशा नीचे जाएगा। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, एक टाइम के बाद फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सोच के बोलिएगा। वेलोसिटी बढ़ रही है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ रही है। अच्छा, वेलोसिटी को बढ़ा कौन रहा है? mg। वेलोसिटी को बढ़ा कौन रहा है? mg। तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, और एक टाइम के बाद फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक ऐसी वेलोसिटी पार्टिकल अटेंड कर लेगा और तब
फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रहेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, एक टाइम के बाद ये कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, एग्री करते हो, आएगी ना। जब आ गई तो हम ये मानते हैं कि इस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, v थी। एट दिस टाइम वी एज्यूम दैट एट दिस, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, एट दिस टाइम वी एज्यूम कैपिटल V, ये कैपिटल V है, कैपिटल V एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये कैपिटल V है। अच्छा, इस टाइम पे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। एक्सेलरेशन ए इक्वल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया है तो क्या बताओ, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अब बताओ ये जीरो है, ये क्या है, जीरो है, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, v। अब पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाने वाला जो कॉज है, जो इफेक्ट है, वो जी खत्म, है ना, फोर्स तो खत्म ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में पार्टिकल की वेलोसिटी का इफेक्ट कौन करता है, डायरेक्टली तो एक्सेलरेशन करता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करता है, फोर्स करता है, और फोर्स ही खत्म हो गया है इस पार्टिकल पर। एक टाइम के बाद नेट फोर्स क्या हो गया है, जीरो, यानी नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया है, जीरो। तो उसकी वेलोसिटी हमने क्या मानी थी, कैपिटल V, और ये क्या हो गई है, कांस्टेंट, यानी इस एक टाइम के बाद, मतलब कोई ऐसे सैचुरेशन पॉइंट आएगा, कोई सेट पॉइंट आएगा, जस्ट ये कंडीशन आएगी, और इसके बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, यानी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन करेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा होगा। अभी तक गिरा नहीं है, अरे माना ही नहीं गिरा है, इतना ऊंचाई से हमने फेंक दिया है ना, अभी तक थोड़ी नहीं गिरा है। इतनी बात समझ में आई, आ गई। अरे मैं समझा रहा था, मेरे सर ने तो इतना भी नहीं समझाया था, है ना। हमने तो टर्मिनल वेलोसिटी समझ लिया, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी तो समझ लिया, लेकिन इसका मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, मतलब पूछी जा सकती नहीं है, पूछी गई है। टर्मिनल वेलोसिटी या लिमिटिंग वेलोसिटी, तो जो हमने अभी तक सीखा था, जो हमने अभी तक मतलब बोल रहा था, जो हमने अभी तक सुन रहे थे, जो आप सुन रहे थे और जो मैं बोल रहा था, उसी को शब्दों में पिरोना है, और वही बन जाएगी अपनी डेफिनेशन। क्या था कि इफ ए पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इफ ए पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर gravity in a resisting medium, in a resisting medium, यही तो लिया था, यही तो अब तक पढ़ रहे थे कि एक पार्टिकल, अरे आप थोड़ा सा पीछे जाओ, वही तो लिखा था, इफ ए पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। अब क्या था, देन द वेलोसिटी, देन द वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमने क्या माना था, कैपिटल V, ये क्या है, कैपिटल V, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ पार्टिकल, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल या is zero is called terminal velocity। जो हमने इतनी देर में सीखा था वही लिखा है शब्दों में, ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब गलती इधर उधर हो सकती है। If a particle is falling under gravity in a resisting medium, then the velocity v when acceleration of particle is zero is called terminal velocity। खत्म, ये डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे केस के ऊपर, ठीक है, तो मैं केस यहाँ पे बता दूंगा, वो केस अपने पास पहला है, आप इसको नोट करें फिर बताता हूँ। तो मैं पहला केस यहाँ पे बोर्ड पे लिख के आपके सामने हाजिर हूँ, और ये केस मैंने पहले लिखा है क्योंकि मुझे बार बार बुक देखनी पड़ती है ना, ऐसे यहाँ पे खड़ा होता, फिर ऐसे बुक देखता कि मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने उस पार्ट को ही पहले देखा, फिर क्लिक किया और फिर मैं कट कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है ए पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी। अब ये एक पार्टिकल है, उसके यहाँ पे बेसिकली हमको करना क्या है, हमें
पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना है। अच्छा देखो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करने का बहुत ही इसका स्टैंडर्ड तरीका है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अगर हमें मोशन को डिस्कस करना है तो हमें 3 चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं। पहला रिलेशन बिटवीन v एंड x, पहला। फिर दूसरा होता है रिलेशन बिटवीन v एंड t, और तीसरा लास्ट जो हमें दिखाना पड़ता है वो होता है रिलेशन बिटवीन x एंड t। ठीक है, ये दिखाना पड़ता है और इसको दिखाने का बहुत बेसिक तरीका होता है। मतलब आप देखोगे स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो भी सॉल्व करने का, जो हमने मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, बुक्स में लिखा था, मैंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके मैं अपना एक बता रहा हूँ, मैं अपना एक एनालिसिस बता रहा हूँ जो मैंने एनालाइज किया है। वो ये है कि सबसे पहले हम ये 3 इक्वेशन निकालते हैं, और 3 इक्वेशन निकालने का सबसे मतलब आसान तरीका क्या होता है, मतलब जो बुक्स बताती हैं वो ये है कि पार्टिकल का क्या करो, हमें आपको अच्छा आपको पता होगा, कुछ इक्वेशन पता होगी, एक्सेलरेशन निकालो। क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है वी डी वी अपॉन डी एक्स, और ये होता है डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, इन दो की इसकी मदद से जो हमने 11th में पढ़ा था हम लोग निकालने वाले हैं। अच्छा आप एक बात ध्यान देंगे कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक्सेलरेशन को एक्स डबल डॉट और वेलोसिटी को एक्स और डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिखा जाएगा, है ना। मेरे कॉलेज में जो बुक लगी है उसमें ये लिखा गया है, हमारे सर ने ये लिखा है। अच्छा बहुत खूबसूरती देखो इसकी क्या है, एक्स मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट, एक्स डॉट मतलब क्या है एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक्स डबल डॉट मतलब क्या है 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। बुक्स और दूसरी बुक में आपको देखा हुआ मिलेगा, इसकी जगह पे, इनकी जगह पे अगर आपको देखा मिल सकता है डी टू एक्स अपॉन डी टी टू डी एक्स अपॉन डी टी और एक्स, ये हो सकता है। अच्छा आपको पता चल गया कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मैं भाई डिस्प्लेसमेंट हूँ, ये बता रहा है कि ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। कहीं ना कहीं इनका ये मतलब है, समझ में आया बात, मतलब कैसा भी कुछ भी लिखा रहे लेकिन इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है। तो आई होप आपको वो जो ये समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या है बताना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रिलेशन। लेकिन इसके पहले हम डिस्कस कर लें कि मतलब हमें क्या क्या करना है। तो हम लोग मान लेंगे कि पार्टिकल को एक पॉइंट है ओ, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, यहाँ से छोड़ा गया, और तब हमने टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे वी इज इक्वल टू 0 है। वी इज इक्वल टू 0 क्या लिखा, वी इज इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, और एक्स इज इक्वल टू मतलब क्या होता है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वी क्या है वेलोसिटी है, और टी क्या है टाइम है। वी को एक्स डॉट पे लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे तो हम लोग कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे हम लोग पहले करते थे, किसी एक जनरल पॉइंट पे जाएंगे तो इस जनरल पॉइंट को पी से लिखते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल को लगेगा टाइम टी, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स, और उसने वेलोसिटी गेन की वी, और पार्टिकल आ गया पी पे। अब पार्टिकल का मास हम लोग मान लेते हैं एम है, कितना है, एम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका वीडियो बना के इसके ऊपर जो लग रहा है फोर्स है वो देख लेते हैं। पार्टिकल का ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो लग रहा होगा नीचे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा होगा, नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका वेट किधर लग रहा होगा, नीचे, जिसकी वैल्यू होगी mg के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा पार्टिकल के ऊपर जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो mkv के बराबर ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अच्छा ये कहाँ से आ गया भैया, mkv ऐसा अचानक से कैसे लिख दिया। तो मैंने mkv ऐसे अचानक से नहीं लिखा है। mkv लिखने का तरीका क्या था कि हमें पता है, क्वेश्चन हमसे बोला कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, v के है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है जो रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, वो v के बराबर है। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के वी, और ये जो F है वो है रेजिस्टेंस फोर्स ऑन यूनिट मास। क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स ऑन यूनिट मास, या पर यूनिट मास, है ना। ये क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट मास, और मास कितना माना अभी हमने, m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mf, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mkb, यानी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि नीचे जाएगा तो v की वैल्यू बढ़ भी रही होगी, जो हमने भी टर्मिनल वेलोसिटी जहाँ से प्रूव किया था। ये समझ में आया। अब
पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ से इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम बनाएंगे, या इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ भी लिख सकते हो आप लोग, तो वो क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ एम के वी। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, स्मॉल वी को मैं ऐसे लिखूंगा और कैपिटल वी को ऐसे, कहीं ना कहीं दोनों की जो साइज है वो बराबर हो सकती है, मैं ऐसा करूँगा नहीं लेकिन हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस ऑफ के वी, जी माइनस ऑफ के वी। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब टर्मिनल वेलोसिटी होगा, इफ वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इफ कैपिटल वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी, इज द टर्मिनल वेलोसिटी, देन ए की वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी, और स्मॉल वी की वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल वी रहेगी। यही तो रहेगी। समझ में आई बात, कितनी जगह में नीचे बची है, थोड़ी सी बची है, तो थोड़ी में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ के इंटू कैपिटल वी, और के इज इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन वी। के जुगड़ी क्या हो जाएगा, जी अपॉन वी, सही तो लिखा ना, के इधर जाएगा, सही है, के जुगड़ी क्या हो जाएगा, जी अपॉन वी। आप इतना नोट करें, क्योंकि अब डेरिवेशन थोड़ा लंबा है ना, तो एक बार में हो नहीं पाएगा, तो मुझे मिटाना तो पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर ले, इतना कर ले नोट, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिला ए के इज इक्वल टू जी अपॉन वी, तो ये याद रखेंगे, और मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आई होप को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मिटा दो, चलो कोई नहीं, पढ़ा रहने देते हैं, वो मिटा दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली वो क्या मिली, जी माइनस के वी मिली थी, और के की वैल्यू क्या थी, जी अपॉन वी, क्या थी, जी अपॉन वी इंटू स्मॉल वी था, ये तो था। अब क्या करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, ए इज इक्वल टू जी कॉमन कर लो, अच्छा जी अपॉन वी ही कॉमन कर लो, जी अपॉन वी कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी माइनस ऑफ स्मॉल वी, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब यहाँ से हम लोग जो पहला रिलेशन होता है वो निकाल लेते हैं, और सबसे पहले रिलेशन पे जाओ, रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स। सबसे पहले आप इस पे जाओ, है ना, वी एंड टी पे भी जा सकते हो, है ना, दोनों में से एक निकालो, एक्स एंड टी पे एकदम लास्ट में जाना, पहले वी निकालो, एक्स एंड टी पे एकदम लास्ट में जाना, बताऊंगा क्यों भी, आपको पता भी चल जाएगा तरीके, क्योंकि एक्स और टी में देखो हमें क्या पता है, ए पता है, तो ए की वैल्यू क्या जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन कैपिटल वी इंटू कैपिटल वी माइनस ऑफ स्मॉल वी। इसलिए बोल रहा था क्योंकि वी और एक्स में एक ही जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, या एक ही जगह पर डी वी अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, लेकिन ए को हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते डी एक्स अपॉन डी टी में, तो हम लोग एक्स और टी में ऐसे तुरंत से रिलेशन नहीं निकाल सकते जब तक हमको वी और टी में ना पता हो। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा वी डी वी अपॉन कैपिटल वी इंटू स्मॉल माइनस स्मॉल वी डी वी, ऐसे लिखा तो है, इज इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल वी इंटू डी एक्स। अभी तो इंटीग्रेशन है, कर लोगे, बीसी सेकेंड ईयर में पहुँचे हो, आता तो होगा ही ना, लेकिन फिर भी मैं कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समझ जाए। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर और नीचे जो पावर है वो सेम है। तो कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। तो तोड़ने का तरीका क्या होता है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको मुझे पता है, मैं ये मान के चलता हूँ आपको ये आता है, ठीक है, मान के चल रहा हूँ ना, आपको आता ना हो तो भी आसान, अरे यार ये सब बताने लोगों तो फिर वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मैं भी काफ़ी इरिटेट हो जाऊँगा, बार बार मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ सकते हो, -1 प्लस माइनस कैपिटल वी अपॉन वी माइनस ऑफ स्मॉल वी इंटू डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन कैपिटल वी डी एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे कर सकते थे, अब इसको देखो, मतलब यहाँ पे, अरे यार छोड़, मैं बता दूंगा अभी, मतलब कहीं पे भी, लेकिन अभी यहाँ पे इसको छोड़ दो, जगह ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस वी, तो थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लोगे,
तो इंटीग्रेट करने पे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट माइनस ऑफ वी माइनस, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में है और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस वी कांस्टेंट है, लॉग वी, ये कैपिटल वी है, माइनस ऑफ स्मॉल वी इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन कैपिटल वी प्लस ऑफ C1, प्लस ऑफ C1। ये इक्वेशन हमको मिला, ये इक्वेशन हमको मिली और इस इक्वेशन का नाम हम लोग लिख लेते हैं, ये तो इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, या छोड़ दो इसका इक्वेशन नाम लिखो ना लिखो, इसको बोल दे इक्वेशन 2। अब मैथमेटिक्स आ गई है, अब इतना नोट करें फिर हम आते हैं तो वापस। अब हम इक्वेशन 2 में इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, अप्लाइंग, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन लगाने से हमें C1 जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो C1 है। तो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन इनटू वी गेट। अब इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन ये थी कि x इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे पुट करोगे x 0 है, स्मॉल v भी 0 है, तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ v लॉग v, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस v माइनस ऑफ v लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन कैपिटल V माइनस ऑफ v लॉग v। अब इसको थोड़ा सा इधर ले आ जाओ, इसको थोड़ा सा इधर लेके चले जाओ। अब क्यों है, क्योंकि x को इधर अकेला बचा दो, क्योंकि v को तो आप रख नहीं सकते, x को इधर रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू v लॉग v माइनस ऑफ v लॉग v माइनस v माइनस ऑफ स्मॉल v। और थोड़ा सा आप इसको मतलब सॉल्व करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है, g अपॉन कैपिटल V, इसमें क्या लग जाएगा, लॉग का जो फंडा है, तो लॉग के फंडे लगते हैं v लॉग v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस ऑफ स्मॉल v, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू मिलेगा हमको कैपिटल V अपॉन g, अंदर में रहेगा v लॉग v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस ऑफ स्मॉल v, और इसको आप बोल दो ऐसे ब्रैकेट में रख के R1, यह रिलेशन 1, ठीक है, यह है रिलेशन 1। समझ में आया कि तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गए, जिंदा हो। अब इसकी वजह से हम लोग क्या मिल सकता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, सॉरी मतलब किसी भी पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मिल सकती है इस इक्वेशन से। समझ में आई बात, जो R1 है इस रिलेशन से हमें पार्टिकल की वेलोसिटी का पता चल सकता है किसी भी पॉइंट पर, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो R1 गिव्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन। ये क्या है, गिव्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन, और यही तो रिलेशन है पोजीशन और वेलोसिटी में, पोजीशन और वेलोसिटी में। ये पहला हमने केस कंप्लीट कर दिया, बाकी जो 2 केस बचे हैं वो भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन के बारे में, रिलेशन बिटवीन V एंड T। ये भी निकालना अपने बाएं हाथ का खेल है, बहुत सिंपल है। अगेन फ्रॉम, जो हमने पहला इक्वेशन क्या माना था, अगेन फ्रॉम वो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 शायद 1 माना था, है ना, जो सबसे पहले माना था एक्सेलरेशन वाला। तो क्या था, a इज इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ g अपॉन v कैपिटल V माइनस ऑफ स्मॉल v, ये कैपिटल V है, स्मॉल v को मैंने पहले बताया था, मैं इसमें से ये मतलब क्या जो भी है ऐसा लिखूंगा, ठीक है। तो हमें पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा g अपॉन कैपिटल V इंटू v माइनस v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दोगे तो dv अपॉन कैपिटल V माइनस ऑफ स्मॉल v इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे, अरे इंटीग्रेट तो कर ही लोगे ना। क्या होता है इंटीग्रेशन, ये क्या है, लॉग
अरे यार ये क्या है, 1/a माइनस एक्स के टाइप का कैसे कि नहीं है, लॉग माइनस वी, सॉरी माइनस लॉग वी हो जाएगा, माइनस लॉग वी माइनस वी, समझे? तो कर लो इसको, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग वी माइनस वी, माइनस ऑफ लॉग ऑफ वी माइनस वी, अरे यार माइनस ऑफ वाई छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, जी टी अपॉन कैपिटल वी प्लस ऑफ C2। अब फिर से इस इक्वेशन में क्या था, जो भी है इस वाले इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन आएंगे, हाँ शायद 3 है, तो इस वाले में हम लोग लगाएंगे इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन, क्या लिख रहा हूँ मैं, इन इक्वेशन 3 वी गेट। और इनिशियल कंडीशन क्या है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो डायरेक्टली देखो t पुट करोगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग v, तो यानी हमें मिलेगा C2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग सॉरी, और एक ड्रिंक ब्रेक के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो C2 के लिए मैं पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग v माइनस ऑफ स्मॉल v इज इक्वल टू GT अपॉन v माइनस ऑफ लॉग ऑफ कैपिटल V। बस अब लॉग वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, यानी G2 को इधर कर दो, तो GT अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू लॉग, और मैं डायरेक्ट लिखूँ कैपिटल V अपॉन V माइनस V, ये तो आपको आता ही होगा। इधर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग V माइनस ऑफ लॉग ये वाला पोर्शन, और m माइनस एन से लॉग m माइनस लॉग n से लॉग m अपॉन n। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से v अपॉन g लॉग v अपॉन v माइनस v, और ये है रिलेशन R3 में। तो ये क्या है, गिव्स द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, R3 क्या होगा, गिव्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। नोट कर लें। अब अपने पास जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड t। अब इसको करने का मेरे पास दो तरीका है ना, लेकिन मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ, एक लॉन्गेस्ट तरीका भी है वो भी मैं लास्ट में मेंशन करूँगा, पहले यहाँ पे शॉर्टेस्ट तरीका जो है वो मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको जो तरीका पसंद है वो रख लीजिएगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहिए, वो ये है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट आउट करना चाहूँगा दोबारा से। तो हमें पता है GT अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ V अपॉन V माइनस ऑफ V। ऐसा लॉग हटाना आता है, डंडा मारोगे तो इधर चरणों में चला जाता है, कैसे, जैसे कि अगर किसी को डंडा मारते हो तो वो किधर जाता है, चरणों में, तो लॉग को मैंने डंडा मारा तो ये किधर चला जाएगा, चरणों में, तो हो जाएगा ET e की पावर GT अपॉन V, ये हो जाएगा V अपॉन V माइनस V। समझ में ये बात, ये कैसे किया था। और लॉग का उल्टा क्या होता है, E, तो ये चरणों में चला गया। अब इसको थोड़ा सा पलट दो, यानी मैं लिखना चाहूँगा V माइनस ऑफ स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा उल्टा, यानी पावर निगेटिव में चली जाएगी कैपिटल V, और उसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा V माइनस ऑफ स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V माइनस ऑफ e की पावर माइनस GT अपॉन V, और यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू हो जाएगी, हमें मिल जाएगी V माइनस V e की पावर माइनस GT अपॉन V। ये आप थोड़ा सा नोट करो, मैं आपको समझाता हूँ भी क्यों। अभी आपको रियलाइज होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट तरीका, यहाँ से हमें v की वैल्यू मिलेगी स्मॉल v की। अच्छा R1 पे चलते हैं, R1 पे याद है R1, तो R1 पे चलते हैं, और मैं इसको मिटाता हूँ और R1 पे चलते हैं, R1 दोबारा से लिखते हैं और फिर आते हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ और यहाँ पे मिटा दी, वो गलती कर दी, तो यहाँ पे 2-3 रिलेशन लिखता हूँ, लेकिन पहले R1 लिख लेता हूँ। R1 क्या था, x इज इक्वल टू v अपॉन जी इंटू v लॉग v अपॉन v माइनस ऑफ स्मॉल v, ये था, ये तो R1 था ना। और अब हमने t इज इक्वल टू क्या लिखा, t इज इक्वल टू क्या लिखा था, v अपॉन जी लॉग v अपॉन v माइनस ऑफ v।
ये तो लिखा लिखा कि नहीं लिखा, ये तो लिखा था अभी मैं एक मिनट चेक कर लूँ मैंने ये लिखा था कि नहीं लिखा था। लेट मी चेक दैट। टी इज इक्वल टू वी अपॉन जी लॉग वी अपॉन वी माइनस वी, सही है। ये R1 है और ये R2 है। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। v एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, देखो ये देखो आप थोड़ा सा ये साथ में लोगे तो ये क्या है, वी टी है, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी। दिखा देखा कि नहीं दिखा। और माइनस वी है तो माइनस वी की जगह पे ये पूरा पुट कर दो, यानी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी बाई जी से मल्टीप्लाई भी करना है इस पूरे टाइम में, है ना। तो ये क्या है, वी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई वी है, तो क्या हो जाएगा, वी माइनस ऑफ वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, और x इज इक्वल टू थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो जाएगा वी टी माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई जी प्लस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन जी ई की पावर माइनस ऑफ जी टी अपॉन वी। ये है रिलेशन x एंड t और इसको R3 बोल दो। और ये क्या है, किसी भी टाइम पे या किसी भी पोजीशन पे पार्टिकल मतलब कितने टाइम में पहुंचेगा वो बता देगा। ऐसा उल्टा उल्टा सोच सकते हो ना कि टाइम t है तो फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो आप इसको नोट करेंगे। अगर इसका देखो मतलब इस दूसरा केस क्या है, तीसरा वाला था, तीसरे का मतलब दूसरा तरीका क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड t निकालने का तीसरा मतलब दूसरा तरीका क्या है, तीसरे वाले को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। तो अभी हमने निकाला था क्या, स्मॉल v इज इक्वल टू क्या था, v माइनस वी ई की पावर माइनस ऑफ जी टी अपॉन वी, ये तो था। क्या था, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। ये तरीका मतलब मैंने सोच रहा था तो फिर मुझे मिल गया था ऐसे सॉल्व करने पे। तो ये है, तो v इज इक्वल टू वी माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। मेरे पास जो बुक है उसमें ये तरीका बिल्कुल नहीं है, तो उसमें वो वाला तरीका था शॉर्टकट वाला, तो ये तरीका भी है। तो अच्छा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्मॉल वी को डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, वी माइनस ऑफ वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी, ये तो है। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो वी डी टी माइनस ऑफ वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू मिलेगा वी टी माइनस माइनस वी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। अच्छा ई की पावर एक्स होता तो फिर ई की पावर एक्स ही रहता, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स होता तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वी अपॉन जी नीचे आ जाता है, यहाँ पे वी अपॉन जी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस ऑफ सी, या इसको लिख लेते हैं ए बी सी, कुछ ए लिख लेते हैं, देखिए मैं भूल गया कि क्या लिखा था, शायद C1 था, C2 था और C3 इसको बोल सकते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं C3, और इसको हम कुछ भी इक्वेशन मान लेते हैं तो 1 2 3, और इसको मान लेते हैं 4। तो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन इन 4, अगेन जो भी प्रोसीजर था, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन 4 वी गेट। और इनिशियल कंडीशन क्या थी, जब t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, यही तो है। t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, C3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिर्फ यही बचेगा v स्क्वायर जी, यानी हमें मिलेगा, यहाँ पे लिख दूँ क्या, C3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो अपने पास अगला पॉइंट है, और यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू कैपिटल वी टी प्लस ऑफ वी स्क्वायर बाई जी ई की पावर माइनस ऑफ जी टी अपॉन कैपिटल वी माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन जी। तो अगेन इस तरीके से भी आपको रिलेशन 3 मिल जाएगा। और ये R3 क्या दे रहा है हमें, गिव्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।